प्यारे बच्चों, और वेलकम बैक टू योर चैनल सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा। आज के हम इस वीडियो में पोइट्री चैप्टर फर्स्ट माय मदर एट 66 सेंट्रल आइडिया, इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले का जो वीडियो रहा है उस वीडियो में हम चैप्टर की रीडिंग और उसमें पोएटिक डिवाइसेस के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जिन बच्चों ने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल सजेशन ये रहेगा कि पहले आप उस वाली क्लास को देखिएगा, जिससे कि आपको पहले चैप्टर की जो कंसिस्टेंसी है वो इजीली आपको पता चल पाए, और उसके बाद में ही फिर आप इसके सेंट्रल आइडिया और क्वेश्चन आंसर की तरफ ध्यान दें। क्योंकि जब तक आप चैप्टर की थ्योरी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो आपको आई थिंक ये भी समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले की जो क्लास है आप उसको ईजिली देखें, चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके फर्स्ट वाला जो चैप्टर है माय मदर एट 66, और इसमें हम बात करेंगे सेंट्रल आइडिया को लेकर। जैसा कि देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसमें जो ये चैप्टर है माय मदर एट 66, इसमें जो कमला दास हैं, पोइटेस हैं, वो अपनी मदर के लिए डीप फीलिंग, इमोशंस वाली यहाँ पर एक्सप्रेस करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। तो देखिएगा, दिस पोएम माय मदर एट 66 इज रिटन बाय कमला दास हु वॉज एन इंडियन पोइटेस। ये जो कविता है माय मदर एट 66, ये कमला दास के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक भारतीय कवित्री थी। द थीम ऑफ दिस पोएम इज फुल ऑफ इमोशंस एंड पेन्स ऑफ अ डॉटर फॉर हर मदर। इस पोएम का जो थीम है, यानी कि इस पोएम का जो बेस है, वो एक डॉटर की इमोशंस एंड पेन्स पर डिपेंडेड है। पुत्री होती है, एक बेटी होती है, उसकी इमोशंस हैं, उसकी जो भी फीलिंग्स होती हैं और उसके जो क्या पेन्स होते हैं, जैसा कि चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं पहले, फॉर हर मदर यानी कि अपनी माँ के लिए। तो इसके बारे में हम डिस्कशन वहाँ पर कर चुके हैं, इसी पर आधारित ये पोएम दी गई है। तो ये तो इसका एक हम कह सकते हैं बिगिनिंग पॉइंट है। बट अब सेंट्रल आइडिया हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेंट्रल आइडिया में आ जाते हैं। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज एजिंग। इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया है वो एजिंग से यानी कि उम्र से संबंधित है। उम्र से कैसे संबंधित है? क्योंकि इसमें स्पेशली उम्र के बारे में बताया गया है। विच इज द एटर्नल लॉ ऑफ नेचर, जो कि प्रकृति का अनंत नियम है। एटर्नल का मतलब कह सकते हैं अनंत, जिसका अंत नहीं होता हो, या एंडलेस बोल सकते हैं। एंडलेस का मतलब क्या है? देखिए, उम्र से क्या रिलेशन है इसका, तो मैं बता दूं आपको कि जैसे पहले व्यक्ति जन्म होता है, फिर यंग होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। तो ये एजिंग का सिस्टम है जो कि हमेशा चलता ही है, ये कभी बंद नहीं होने वाला। तो इसको एटर्नल बोल सकते हैं। एवरीथिंग हैज़ टू चेंज वन डे। यहाँ पर जो लाइन कही गई है, एवरीथिंग हैज़ टू चेंज वन डे, प्रत्येक वस्तु एक ना एक दिन बदल जाती है, यानी बदलना होता है उसको एक ना एक दिन। जैसे कि हम बता दें आपको, कोई भी चीज़ इस दुनिया में आई है इस अर्थ पर, उसको बदलना है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। चाहे वो जैसे पृथ्वी पर पहले डायनासोर थे, आज नहीं है। हम पहले बंदर थे, आज बंदर नहीं है। मतलब बंदर तो है लेकिन हम लोग बंदर नहीं है, अब हम मानव बन चुके हैं। तो इस तरीके से क्या है, प्रत्येक चीज़ बदल जाती है। ठीक है। Whenever a human being is born, she has to grow up and face different situations that are put in front by life. तो जब कभी भी एक ह्यूमन बीइंग यहाँ जन्म लेता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, वो जन्म लेता है, हैज़ टू ग्रो अप, उसको बड़ा होना ही होता है। अगर मिस हैपनिंग से अगर उसकी डेथ हो जाती है तो एक अलग पॉइंट है, लेकिन अगर वो इस दुनिया में है और उसने जन्म लिया है तो उसको ग्रो अप होना ही पड़ेगा। एंड फेस डिफरेंट सिचुएशंस, और उसको डिफरेंट सिचुएशंस भी फेस करनी पड़ेंगी। अब सिचुएशंस कौन सी होती हैं? दैट आर पुट इन लाइफ, इन फ्रंट ऑफ बाई लाइफ, जो कि उसके जीवन में खुद जीवन के ही द्वारा रखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कोई पार्सल बना के और गेट पर छोड़ के जाता हो कि ये पार्सल है, इसमें मुसीबतें आपके सामने या सिचुएशंस हैं। अब वो सिचुएशंस किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। कई सिचुएशन ऐसी आती हैं कि जहाँ पर रोटी खाने के लिए नहीं मिलती है किसी व्यक्ति को, और कोई तो है जिसके पास खाने के लिए रोटी है लेकिन उसके सामने कंडीशन दूसरी है। तो सिचुएशन तो कोई भी प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है ना। ये कहाँ से आती है? ये खुद जीवन के द्वारा आती हैं। जीवन जी रहे हैं तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हेन अ पर्सन इज यंग देन ही सी इज फुल ऑफ एनर्जी। इंपॉर्टेंट लाइन है। जब एक पर्सन यंग होता है, अब चाहे वो ही और सी हो, इज फुल ऑफ एनर्जी, लड़का हो या लड़की हो, वो उसमें एनर्जी भरी होती है। जब वो यंग होता है, यंगस्टर होते हैं, तो उसमें क्या होता है? एनर्जी का एक स्टोर होता है, सब जानते हैं, उसमें एक एनर्जी होती है। देन ओल्ड, फिर वो बूढ़ा हो जाता है। देन वन डे हैज़ टू डाई, और एक दिन मर जाता है। तो ये एटर्नल लॉ है नेचर का।
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ वी मीट मैनी पीपल। अब यहाँ पर ये वाली लाइन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप लोग डीपली समझिए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ, इस जीवन चक्र के दौरान, कोर्स ऑफ लाइफ मतलब जीवन चक्र के दौरान, वी मीट मैनी पीपल, हम बहुत से लोगों से मिलते हैं। ऐसा बहुत से लोग मिलते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ टीचर मिलते हैं और कलीग्स मिलते हैं, क्लासमेट्स भी मिलते हैं, बहुत से लोग वहाँ पे मिलते हैं। मेक फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स भी बनाते हैं। मैनी पीपल टू लीव अस, और बहुत से लोग हमें छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर इसका मीन्स क्या है कि बहुत से लोग हमें छोड़ देते हैं। जैसे ज़रूरी नहीं है कि हम फ्रेंड स्कूल में ही जाके बनाएं, फ्रेंड हम घर पे भी बना लेते हैं, मम्मी पापा को भी फ्रेंड बना सकते हैं, एज अ फ्रेंड हम किसी को भी। मतलब यहाँ पर क्या, जब दुनिया में आते हैं तो बहुत से लोगों से मिलते हैं, कभी ब्रदर के रूप में, सिस्टर के रूप में, अंकल आंटी मदर फादर, सबके रूप में हम किसी ना किसी से मिलते हैं। और जब हम उनसे अलग होते हैं, देयर इज अ काइंड ऑफ पेन वी फील व्हेन अदर्स लीव अस। और जब दूसरे व्यक्ति जिनसे हम मिलते हैं या जिन्हें हम मित्र बनाते हैं, जब वो हमें छोड़ते हैं या हमें वो छोड़कर जाते हैं, देयर इज अ काइंड ऑफ पेन। तो वहाँ पर एक पेन, एक प्रकार का पेन होता है, एक दर्द होता है, वी फील, जैसा कि हम महसूस करते हैं। दिस होल पोएम इज कंसंट्रेट ऑन दैट पेन ओनली। इस पूरी पोएम में केवल और केवल पेन पर ही कॉन्सेंट्रेट किया गया है, यानी कि उस पर ध्यान दिया गया है, दर्द पर। आप चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको इजीली पता चलेगा। एवरीवन हैज़ डीप फीलिंग ऑफ लव फॉर देयर मदर। प्रत्येक व्यक्ति को, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन सभी को अपनी मदर के लिए डीप फीलिंग होती है ऑफ लव, यानी कि प्यार की गहरी भावनाएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी माँ से प्रेम करता है, सब जानते हैं इस बात को। एंड वी आर ऑलवेज वेरी वरीड एंड टेंस्ड, और हम सभी हमेशा चिंतित रहते हैं, एंड टेंस्ड, और तनाव में रहते हैं। टेंस्ड का मतलब हम तनाव कह सकते हैं। देयर इज अ पेन डीप इनसाइड अस व्हेन वी हैव टू लीव देम, और जब हमें उनको छोड़ना पड़ता है तब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यानी हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। सो ठीक इसी प्रकार से डज कमला दास फील वाइल गोइंग अवे फ्रॉम हर मदर हु हैज़ ग्रोन ओल्ड। ठीक उसी प्रकार से कमला दास भी फील करती हैं जब वह अपनी उन माँ से दूर जा रही होती हैं जो कि बूढ़ी हो चुकी हैं। यही कमला दास को फील होता है। एंड व्हेन द पोएटेस इज गोइंग अवे फ्रॉम हर, और जब पोएटेस वहाँ से जा रही होती हैं, कवित्री वहाँ से जा रही होती हैं, शी इज डीपली सैडेंड, बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं। शी विश गुड बाय टू हर मदर विद अ फॉल्स एंड हॉलो स्माइल ऑन हर फेस। अब देखिए वो वहाँ से जा रही होती हैं तो अपने फेस पर, अपने चेहरे पर एक दिखावटी मुस्कुराहट लाकर वो अपनी माँ को विदाई देती हैं। दिखावटी मुस्कुराहट, लेकिन वो एक्चुअल तरीके से मुस्कुराहट नहीं थी, जैसा कि आप चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा। वो केवल अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको अंदर दबाते हुए अपनी माँ को गुड बाय कहती हैं, वो भी मुस्कुरा कर, जिससे कि उनकी मदर को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन रियल बात ये थी कि उनको ऐसा लग रहा था कि मैं अब अपनी मदर से अधिक नहीं, अब दोबारा से नहीं मिल पाऊंगी, या मेरी मदर इस दुनिया में अधिक नहीं रह पाएंगी, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी हैं, 66 की, प्लस में उनका फेस है वो पीला पड़ चुका है। ठीक है, इस तरीके से। एंड साइमल्टेनियसली शी इज ऑल्सो फीलिंग गिल्टी दैट व्हेन हर मदर नीड्स हर शी इज नॉट देयर। और साइमल्टेनियसली का मतलब इसी प्रकार से, और इसी प्रकार से शी इज ऑल्सो फीलिंग गिल्टी, वह खुद को दोषी भी महसूस करती हैं, दोषी भी मानती हैं। दैट, क्योंकि व्हेन हर मदर नीड्स हर, कि जब उनकी मदर को उनकी ज़रूरत है, शी इज़ नॉट देयर, तो वो यहाँ पर नहीं है, अर्थात वो उनके पास नहीं है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो पोइटेस हैं जब अपनी माँ से अलग होकर जारी होती हैं तो उनको लगता है कि आज मेरी मदर को मेरी ज़रूरत है, बट मुझे यहाँ से काम से बाहर जाना पड़ रहा है, या जहाँ भी वो अपनी पढ़ाई करती होंगी या जो भी है, मतलब वो वहाँ से अलग रहती थी, तो वो उनको लगता है कि आज मुझे अपनी मदर के साथ होना चाहिए, लेकिन मैं साथ में नहीं हूँ, तो उनको थोड़ा इस बात को लेकर प्रॉब्लम होती है। So dear students, this is the central idea of this poem, and you can write down in your notebook, and every meaning I have already discussed. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं, इस चैप्टर के आपके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट वाला है स्टेंजा, और फर्स्ट वाले स्टेंजा से रिलेटेड मैं आपको दो बातें बताऊँ। मैं ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि इसमें पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से लिए गए हैं। जनरली मैं यहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएटेस ड्राइविंग टू। जो पोएटेस थी वो कहाँ के लिए ड्राइविंग कर रही थी। हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर, और उनके पास में कौन बैठा हुआ था। तो जैसा कि चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे, द पोएटेस वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचिन एयरपोर्ट। कवित्री जो थी वो अपने माता पिता के घर से कोचिन हवाई अड्डे के लिए ड्राइविंग कर रही थी। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, और उनकी मदर उनके पास में बैठी हुई थी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस आंसर। व्हाट इज द पोएटेस
नोटिस अबाउट हर मदर, और पोइटेस ने अपनी मदर के बारे में क्या नोटिस किया, यानी कि जब उनके पास बैठी थी तो उन्होंने क्या देखा। तो क्या देखा, सी नोटिस्ड दैट हर मदर वॉज डोजिंग विद हर ओपन माउथ। ठीक है, यहाँ माउथ ओपन दिया है, दैट इज राइट, एंड यू कैन ऑल्सो राइट ओपन माउथ, ऑल राइट। तो उन्होंने नोटिस किया कि उनकी जो मदर हैं वॉज डोजिंग, वो ऊँग रही हैं, अर्थात नींद में है, विद हर माउथ ओपन, यानी कि अपने खुले हुए मुंह से, ये भी चैप्टर में बता चुके हैं। Why was her mother's face looked like that of a corpse? अब जो पोइटेस ने उनकी मदर का फेस एक लाश के समान क्यों प्रतीत हुआ या क्यों दिखाई देता है। Her mother's face looked pale, faded and lifeless like a dead body because she had grown old. पोइटेस की मदर का फेस पीला, फेडेड और लाइफलेस इसलिए लगता है लाइक अ डेड बॉडी, एक लाश के समान, क्योंकि सी हैड ग्रोन ओल्ड, क्योंकि वह बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उनका फेस ऐसा लगता है। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन। अब जो एक्सट्रैक्ट ये दिया है, इनमें से ये मीनिंग दिए हैं, इनके लिए आपको बताने हैं। स्लीप लाइटली, इसका मतलब होता है डोज, डेड बॉडी यानी कि कॉप्स, फेल्ट इसका मतलब रियलाइज्ड। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हिंदी में बात करें, स्लीप लाइटली का मतलब हल्की नींद में, तो डोज वहाँ पर, और डेड बॉडी का मतलब लाश होता है, तो कॉप्स दिया है। फेल्ट का मतलब महसूस किया, सेकंड फॉर्म में फील की, तो यहाँ भी रियलाइज्ड दिया है, यानी कि महसूस किया। सेकंड वाले पर आ जाते हैं। सेकंड वाला स्टेंजा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएटेस रियलाइज, हाउ डिड सी फील। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रियलाइज और फील दोनों का मीन्स पिछले वाले में सेम था, लेकिन यहाँ पर दोनों को अलग अलग तरीके से पूछा है कि कवित्री क्या अनुभव करती है। रियलाइज का मतलब अनुभव करना भी होता है या महसूस करना भी कह सकते हैं। हाउ डिड सी फील, और उन्होंने क्या महसूस किया। हर मदर वॉज लॉस्ट समवेयर एल्स इन थॉट्स, उनकी जो मदर थी यानी कवित्री की जो मदर थी वो कहीं ना कहीं उनके विचारों में खो गई थी, अर्थात उनको ऐसा लगा था कि अब मैं अपनी माँ को खो चुकी हूँ या खो दूंगी कुछ ही दिनों में, तो ये तो उन्होंने रियलाइज़ किया था। इट पेन्ड हर, और इस बात से उनको दर्द हुआ, तो ये उन्होंने फील किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएटेस डू देन, और जब उन्हें ऐसा फील हुआ, उन्हें पेन्ड हुआ, तब पोएटेस ने यानी कवित्री ने तब क्या किया। द पोएटेस विड्रू हर थॉट्स फ्रॉम हर मदर एंड लुक्ड आउटसाइड, और तब कवित्री ने क्या किया, जो विचार थे उनको अपनी मदर से हटा लिया, जो उनके गलत विचार उनके दिमाग में आ रहे थे, उन विचारों को अपनी मदर से, अपनी माँ से उन्होंने दूर हटा लिया। एंड लुक्ड आउटसाइड, और उन्होंने बाहर की ओर देखा, अर्थात अपना माइंड उन्होंने डिस्ट्रैक्ट कर लिया। व्हाट डिड सी नोटिस इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बाहर के संसार में उन्होंने क्या नोटिस किया। कवित्री ने, जो पोएटेस थी कमला दास, उन्होंने क्या नोटिस किया। द यंग ट्रीज ग्रोइंग आउटसाइड वेंट पास्ट एज इफ दे वर स्पिंडिंग। यंग ट्रीज यानी कि छोटे छोटे जो वृक्ष थे, ग्रोइंग आउटसाइड मतलब बाहर की ओर बढ़ते हुए, वेंट पास्ट इस प्रकार से पीछे जा रहे थे, एज इफ दे वर स्प्रिंटिंग मानो कि वह तेजी से दौड़ रहे हों। तो अर्थात जो छोटे छोटे वृक्ष थे, वो जो बढ़ते हुए छोटे छोटे वृक्ष थे, वो इस प्रकार से तेजी से पीछे की ओर जा रहे थे मानो कि वह तेजी से दौड़ रहे हों। और भी उन्होंने कुछ नोटिस किया, हैप्पी चिल्ड्रन वर कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस, और जो प्रफुल्लित बच्चे थे वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपको फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन रनिंग फास्ट, हैप्पी एंड मूविंग आउट। देखिए रनिंग फास्ट का मतलब यहाँ पर दिया है स्प्रिंटिंग, मतलब तेजी से दौड़ना, हैप्पी मतलब मैरी, मूविंग आउट का मतलब हो जाएगा स्पिलिंग, मूविंग आउट मतलब बाहर निकलना, और स्पिलिंग का मतलब भी बाहर निकलना हो जाएगा। थर्ड वाला स्टेंजा देख लेते हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट स्टेंजा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट डिड द पोएटेस डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक के बाद में पोएटेस ने क्या किया। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द पोएटेस स्टूड अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर। सिक्योरिटी चेक, जो एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक था, उसके बाद में पोएटेस अपनी मदर से कुछ मीटर दूरी पर खड़ी हो गई। एंड लुक्ड एट हर फेस अगेन, और दोबारा से उनके फेस की ओर देखा, उनके चेहरे की ओर देखा। व्हाई डिड द पोएटेस कंपेयर हर मदर्स फेस टू अ लेट विंटर्स मून, कवित्री ने अपनी मदर के फेस को एक लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर किया, जाती हुई सर्दी के चंद्रमा से क्यों उन्होंने कंपेयर किया, क्यों तुलना की। तो देखिए तुलना क्योंकि द लेट विंटर मून लैक्स ब्राइटनेस एज वेल एज स्ट्रेंथ। लेट विंटर जो मून होता है, चंद्रमा होता है, जाती हुई सर्दी का चंद्रमा, उसमें चमक और उसके साथ उसकी शक्ति की कमी होती है, अर्थात उसका प्रकाश इतनी तेजी से नहीं फैलता है। द पेल एंड डल फेस ऑफ द मदर रिजेंबल्स द लेट विंटर मून,
इसलिए जो पेल और डल फेस था उनकी मदर का, वो जाती हुई सर्दी के चंद्रमा जैसा ही प्रतीत हो रहा था, अर्थात उसके जैसा ही लगता है। इसलिए उन्होंने उसको कंपेयर किया लेट विंटर मून से इस पोइट्री में। हालांकि वहाँ पर नहीं कहा था कि उनका लेट विंटर मून है। जब उन्होंने ये पोइट्री लिखी, जो पोएम लिखी होगी, तब उन्होंने ऐसा डिस्कशन किया होगा कि उनका जो फेस था, पीला पड़ा हुआ फेस, वो जाती हुई सर्दी के चंद्रमा से जैसा प्रतीत होता है, अर्थात धुंधला सा प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज हर चाइल्डहुड फियर? उनके बचपन का भय क्या था? बचपन में उनको क्या डर सताता था, या और उसके बाद में वो किस प्रकार से तरोताजा हुआ था? तो द फियर ऑफ हर चाइल्डहुड वाज दैट शी माइट लूज हर मदर। तो उनके बचपन का भय ये था कि वह अपनी माँ को खो सकती हैं या खो देंगी, ऐसा उनको डर था। हाउ डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइटेस एंड हर स्माइल प्रेजेंट अ कंट्रास्ट टू हर रियल फीलिंग्स? पार्टिंग वर्ड्स मतलब बिछड़ने वाले शब्द, ऑफ द पोइटेस यानी कवित्री, कवित्री के बिछड़ने वाले शब्द वो कौन से थे? कि सी यू सून अम्मा, मैं आपसे बहुत जल्दी ही मिलूंगी, इस तरीके से जो पार्टिंग वर्ड्स थे। एंड हर स्माइल, और उनकी जो मुस्कुराहट थी वो किस प्रकार से उनकी वास्तविक भावनाओं में कंट्रास्ट प्रेजेंट करती हैं। कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोध। एक विरोध कैसे उत्पन्न करती हैं, देखिए। द पोइटेस पार्टिंग वर्ड्स ऑफ एश्योरेंस एंड हर स्माइल्स प्रेजेंट a stark contrast to the old familiar ache और चाइल्डहुड फियर। तो जो कवित्री थी, कवित्री के बिछड़ने वाले शब्द ऑफ एश्योरेंस यानी कि दिलासा दिलाने वाले कवित्री के बिछड़ने वाले शब्द, एंड हर स्माइल्स और उनकी मुस्कुराहट, प्रेजेंट अ स्टार्क कंट्रास्ट, वो एक बिल्कुल, स्टार्क का मतलब होता है बिल्कुल, कंट्रास्ट का मतलब विरोध, एक बिल्कुल ही विरोध उत्पन्न करती हैं टू द ओल्ड फैमिलियर एक और चाइल्डहुड फियर, उनके जाने पहचाने दर्द या फिर बचपन के भय के लिए। फैमिलियर का मतलब जाने पहचाने वाला, जिसको मतलब मोस्टली वो जानती थी कि जब मैं अपनी माँ से बिछड़ती हूँ तो मुझे इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। फैमिलियर का मतलब जानने पहचानने का मतलब ये नहीं कि फ़ोटो देखा हो उन्होंने दर्द का, फ़ोटो देखने से मतलब नहीं है, मतलब वो मोस्टली उस दर्द का जब भी उनसे बिछड़ती थी तो वो उस प्रकार की प्रॉब्लम उन्हें होती थी। हर वर्ड्स एंड स्माइल्स आर अ डिलाइबरेट अटेम्प्ट टू हाइड व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड। अब उनके जो वर्ड्स थे और जो उनकी स्माइल्स थी, आर अ डिलाइबरेट अटेम्प्ट टू हाइड व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड, उनके मन में जो, उनके अंदर जो चल रहा था उसको किसी न किसी रूप से छिपाने का प्रयास कर रहे थे। यानी कि जो उनके वर्ड्स थे और उनकी स्माइल, वर्ड्स उन्होंने कौन से कहे थे? सी यू सून अम्मा, और साथ में उनकी स्माइल उनकी आंतरिक फीलिंग को कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास कर रहे थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये उस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया, उसके स्टेंजास के क्वेश्चन ऑलरेडी हम पिछले वाले वीडियो में पोएटिक डिवाइसेस वहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप वहाँ से जब आप पिछले वाला वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। साथ ही में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को तुरंत ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे कि नया वीडियो जैसे ही हम लेकर आएँ या आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही, जो भी आप अपने कमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग भी हम वीडियो अपलोड कर सकें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप सेफ, स्टे एट होम।